Hello everyone. Let's continue with the basic accounting terms. We have already done accounting terms like business transactions and an account, format of an account. So let's continue. Another term used in accounting is capital, or it is also called owner's equity or net worth. Capital means any cash which is invested by the owner in business, which is invested by proprietor in business. कैपिटल वो अमाउंट है जो कि एक बिजनेसमैन, एक ओनर, एक प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है. वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि बिजनेस में लगाई जाती है एज इन्वेस्टमेंट, इट इज कॉल्ड कैपिटल और ओनर्स इक्विटी. मनी भी हो सकती है और मनी के अलावा अगर कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर किशन ने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है. ही पुट ₹10 lakh फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस. तो वो 10 लाख रुपीज क्या हो गए, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की. दैट ₹10 lakh वुड बी कॉल्ड कैपिटल. वो क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी. इन द कमिंग कोर्स, कमिंग टाइम, अगर उनको और एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने सपोज 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी. इन केस उनका जो बिजनेस है उसमें किसी से व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी के लिए किसी व्हीकल की रिक्वायरमेंट है और उनके पास अपना कोई व्हीकल है और वो उस व्हीकल को इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो वो एसेट हो गया जो कि इन्वेस्ट किया फॉर बिजनेस पर्पसेस. वो एसेट भी क्या कहलाएगा, कैपिटल. क्या होगी वो, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस. कैपिटल को अगर हमने कैलकुलेट करना हो फॉर अकाउंटिंग, वो क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. Assets and liabilities, they will be discussed in detail in the next video. Another term used is drawings. What are drawings? Cash or goods withdrawn by proprietor for his personal use. बिजनेसमैन ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, कैपिटल जो इन्वेस्ट की हुई है, उसमें से अगर वो कैश विड्रॉ करता है या कोई गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ओनर विड्रॉ करे, अगर पार्टनरशिप कंसर्न है तो पार्टनर विड्रॉ करे, तो वो क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स कहलाएंगी. मिस्टर किशन ने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में और बिजनेस चलते चलते उनका प्रॉफिट भी होने लग गया और मे बी आफ्टर अ मंथ ही रिक्वायर्स ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज. 10,000 उन्होंने मनी ले ली उस बिजनेस में से, तो वो 10,000 जो मनी है वो क्या होगी, इट विल बी कॉल्ड ड्राइंग्स. इसी तरह से जिन गुड्स में वो डील कर रहे हैं, अगर वो गुड्स उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ली हैं, तो वो गुड्स भी क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स. एक बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द कंसर्न, इट विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी. उन दोनों को अलग अलग एंटिटी हमने मानना है. बिजनेस अलग है और वो ओनर अलग है. चाहे वो सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, बट उसके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम उसके पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस वाले एक्सपेंसेस को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे. बिजनेस के जो सारे एक्सपेंसेस होंगे, ऑल द ड्राइंग्स, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, दे विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पर्पस. बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंग ही सारी रिकॉर्डिंग की जाएगी इन अकाउंट्स. नेक्स्ट टर्म इज receipts. Receipts, as the name is clear, it is amount received from selling of assets or goods or services. जो भी मनी रिसीव होगी, किसी बिजनेस ने कोई भी अपनी गुड्स और सर्विसेज
सेल की, उससे जो मनी रिसीव हुई, और दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो सेल हुए। सपोज अ पर्सन इज डीलिंग इन से बुक्स, तो अगर जो बुक्स को सेल करके उसको उस दिन की अमाउंट रिसीव हुई से ₹10,000, वो क्या होगी, उसकी उस दिन की रिसीट्स होगी। कोई कार रिपेयर शॉप है, वहां पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, कार रिपेयर की जा रही है और उसके बदले में चार्जेस लिए जा रहे हैं, दैट चार्जेस दैट आर कॉल्ड रिसीट्स। जो सारे दिन में उन्होंने रिसीव की मनी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस provided by the repair, that is called receipts. Receipts, they are of two types, capital receipts and revenue receipts. Capital receipts कौन सी होंगी, that are related to capital, means कि जो assets से related होंगी, जो से one time होंगी, regular basis पे नहीं होंगी, that are called capital receipts. Suppose take a case of a manufacturing concern. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मशीनरी होगी और ओनर हैज सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹40,000, वो क्या होगी, कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी में डील नहीं कर रहा, वो रेगुलर कोर्स नहीं है, उसने वंस इन अ वाइल मशीनरी सेल की है। अनदर इज रेवेन्यू रिसीट्स विच आर रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो रिसीट है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसमें वो डील कर रहे हैं, से वो डील कर रहे हैं बुक्स में, तो बुक्स को सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव होगी दैट इज अ कैपिटल, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। जो रूटीन में उनकी रेंट की इनकम आ रही है, वो कोई कमीशन रिसीव कर रहे हैं, जो सर्विसेज के एक्सचेंज में अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। Another term related is expenditure. Expenditure is disbursement of cash for some benefit. जब भी कोई मनी खर्च की जाएगी, डिसबर्स की जाएगी, पे की जाएगी फॉर गेटिंग सम बेनिफिट फॉर बिजनेस, बिजनेस के बेनिफिट के लिए जो भी कैश दिया जाएगा, जो भी पेमेंट दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड expenditure. Expenditure is of two types, capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure relates to more than one accounting year and it is non-recurring in nature. For example, a person has purchased a machinery for making dustbins. डस्टबिन्स को बनाने के लिए उसने कोई मशीनरी परचेज की, डस्टबिन्स का उसने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो जो एक्सपेंडिचर हुआ ऑन परचेजिंग द मशीनरी दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मशीनरी मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज की जाएगी, वो एक ही साल में कंज्यूम नहीं होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स बेनिफिट फॉर विच इट इज टू बी कंज्यूम्ड इन one accounting year and it is recurring in nature. Recurring in nature, बार बार होने वाले expenditure. Take for example, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई बिजनेस है, उसने जो जहां पर बिजनेस कर रहा है वो प्रीमाइसेस जो है वो रेंट पे है, तो वो रेंट एवरी मंथ पे होगा एक अकाउंटिंग ईयर में, या एवरी मंथ उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। रेकरिंग इन नेचर है, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या उसने कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, वो क्या होगा, बार बार हमें परचेज करना पड़ेगा। मशीनरी की तरह नहीं है कि एक बार हमने परचेज कर लिया, वो नॉन रेकरिंग नहीं है। तो जो रेकरिंग इन नेचर है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नॉन रेकरिंग जो है रिलेटेड टू मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. Another term used in accounting is cost. You must have heard about cost price, selling price in mathematics. Cost क्या, it refers to monetary value of expenditures for raw materials, equipment, supplies, services, labors और products. कॉस्ट किसी चीज की क्या होगी, जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। रॉ मटेरियल को हमने
परचेज किया से एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर यूनिट। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर हमें कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो 50 रुपीज़ पर यूनिट पे हमने परचेज किया, तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? 50 रुपीज़। हमने कोई इक्विपमेंट परचेज की, कोई मशीनरी परचेज की फॉर रुपीज़ 5000, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 5000। हमने कोई सर्विसेज अवेल की, कोई हमने रिपेयर करवाई अपनी बिजनेस की मशीनरी की, उसकी सर्विसेज के लिए हमने पेमेंट की, उसकी रिपेयर के लिए हमने पेमेंट की, तो वो जितनी पेमेंट हुई वो मनी जो हमने लगाई दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, किसी इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, मॉनेटरी वैल्यू दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर item. Another very important term is expense. It is very important for maintaining the books of accounts. एक्सपेंस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग में। जब भी हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हमें वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, नेचर ऑफ एक्सपेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज एक्सपेंस? इट इज़, यू कैन से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए जो भी खर्च किया जाता है, जो भी कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। जो भी मनी इन्वेस्ट की जाती है, जो भी मनी, मॉनेटरी वैल्यू जो है वो स्पेंड की जाती है फॉर गेटिंग वेरियस गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी हम कॉस्ट इनकर करेंगे बिजनेस में, वो सारी की सारी मनी जो है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं, उनकी वेजेस देंगे। अगर हमने क्लर्क्स रखे हुए हैं, अकाउंटेंट रखे हुए हैं, उनकी सैलरीज पे करेंगे, कोई कार्टेज पे करेंगे, रेंट पे करेंगे अपनी बिल्डिंग का, कोई कमीशन पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, कोई भी लोन हमने लिया हुआ है। ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। ये क्यों किए जाते हैं? बिकॉज बिजनेसमैन ऑलवेज होप्स दैट ही विल get profit out of the business transactions. Income. Income means gross earning of the business. It is basically increase in capital. किसी पर्सन ने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जब एनालिसिस की गई तो पता लगा इट हैज नाउ 11 लाख रुपीस। तो वो 1 लाख रुपीस क्या हुए? इनकम होगी, जो उसकी ग्रॉस अर्निंग हुई। उसकी कैपिटल उसने कितनी इन्वेस्ट की थी? 10 लाख रुपीस। इंक्रीज होके कितनी हो गई? 11 lakh rupees. So that increase of rupees 1 lakh, it is called income of the business enterprise, and income can be calculated by revenue minus expenses. जो भी revenue है, receipts हैं, minus expenses of that business. Profit. Profit is excess of revenue over expenses during an accounting year. जो भी कैलकुलेट होएगा प्रॉफिट, इट इज फॉर एन अकाउंटिंग ईयर. प्रॉफिट में बी ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस से. डायरेक्ट कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स हो गए. नेट प्रॉफिट में हम क्या लेंगे? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस. टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस. जो टोटल कॉस्ट इनकर हुई है बिजनेस को चलाने के लिए, वो माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से. सो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. एंड एवरी बिजनेस वर्क्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट. हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. Another term is gain. What is gain? It is generation of income through sale of assets of a business enterprise. Money or profit earned from sale of assets from the business enterprise, it is called gain. अगर कोई बिजनेस कंसर्न ने प्रॉपर्टी परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है फॉर ₹20 lakhs, उसको यूज करने के बाद इस टाइम उसकी वैल्यू है से
18 lakhs और उसको सेल कर दिया हमने 22 lakhs में, तो वो जो प्रॉफिट अर्न किया, मॉनेटरी प्रॉफिट अर्न हुआ, डिफरेंस बिटवीन 22 lakh and 18 lakh, that is called gain. And gains are irregular in nature. बिल्डिंग्स हम रोज परचेज करके सेल नहीं करेंगे, जिसमें बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है, सेल ऑफ एसेट्स से होने वाला मॉनेटरी प्रॉफिट है, ना कि हम जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं उनसे अर्न होने वाला प्रॉफिट है. सो इट इज अ कैपिटल रिसीट. गेन क्या है, एक कैपिटल रिसीट है. अगर हम डील कर रहे हैं से फर्नीचर में, फर्नीचर से सेल होने वाला जो प्रॉफिट है वो गेन नहीं है. अगर फर्नीचर बनाने वाली कोई मशीनरी हम सेल कर रहे हैं, या जिस बिल्डिंग में हमने अपना बिजनेस शुरू किया है वो सेल कर रहे हैं, उससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड गेन. Another term is loss. Loss is amount of excess of expenses over revenue. अगर expenses हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, revenue हमारी कम है, in that case loss will be there. Say revenue earn किया है किसी business organization ने 10 लाख रुपीस का, और उसके expenses हो गए 12 लाख रुपीस के. एक्सपेंसेस एक्सीड कर गए रेवेन्यू से, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 2 लाख रुपीस का. तो जो उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई थी, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दैट इज कैपिटल, इट विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉस. सो लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस. लॉसेस में बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. Normal loss means in normal course of business due to normal circumstances, जो normally हो सकता है. like in case कि कोई जो business है वो किसी टाइप के spirit में डील कर रहा है जो कि evaporate हो जाता है, या ice में डील कर रहा है जो evaporate हो जाती है. तो जब एक जगह से दूसरी जगह वो परचेज की जाएगी, वो गुड्स डिलीवर की जाएंगी, तो वो नॉर्मली उतनी चीज इवेपोरेट होनी ही होनी है. या फिर कोई पैकेट जो है वो लीक हो गया, कोई बॉटल लीक हो गई, वो क्या है, नॉर्मल लॉसेस हैं कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में होते रहते हैं. दीज आर कॉल्ड नॉर्मल लॉसेस विच आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. Abnormal losses, they are not related to normal conditions, they are due to abnormal circumstances. अगर abnormal circumstances कोई आ जाते हैं, like earthquake आ गया, flood आ गया, accident हो गया, या fire लग गई हमारे business की जो building है उसमें जो goods हैं, all these are abnormal losses which are not occurred in normal course of business. Purchase, very important term for accounting purposes. Purchase is total amount of goods. जो goods हमने खरीदी हैं, परचेज की हैं for purposes of resale, only that amount will be considered as purchase in an business enterprise. Purchases may be cash, it may be credit also. For example, Mr. Kishan is running a business and he is dealing in chairs. He is dealing in plastic chairs. So when he purchases 50 plastic chairs or 100 plastic chairs, in order to resell those chairs, that will be called purchases. जो उसने 50 या 100 chairs परचेज की हैं रीसेल करने के लिए, वो हम अमाउंट क्या मानेंगे, परचेजेस फॉर बिजनेस. वो चेयर्स कैश पे भी परचेज कर सकता है, क्रेडिट पे भी कर सकता है, उधार भी ले सकता है. बट इन केस उसने अपने ऑफिस के लिए या उसने अपने घर के लिए या अपने ऑफिस में रखने के लिए कोई चेयर परचेज किया है, कोई फर्नीचर परचेज किया है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज परचेज.
क्योंकि जिन गुड्स में वो डील कर रहा है वो उसने रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया, उसने अपने ऑफिस में रखने के लिए परचेज की है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. व्हेन यू एंटर द transactions in accounts, you have to keep these things in mind. Purchases return. This term is related with purchases. Purchases return, as the name says, when the buyer returns the goods, returns the merchandise that is purchased from the supplier. Mr. किशन ने 100 चेयर्स परचेज की, उसमें से 2 चेयर्स जो थी वो डिफेक्टेड थी या क्रैक था उनमें या उनकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं थी. तो अगर वो 100 में से 2 चेयर्स को रिटर्न कर देता है सप्लायर को, दैट विल बी कॉल्ड परचेजेस रिटर्न. सो रीजंस ऑफ परचेजेस रिटर्न विल बी डिफेक्ट इन द गुड्स और क्वालिटी ऑफ गुड्स इज नॉट अप टू द मार्क, या जिस टाइप की गुड्स उसको प्रॉमिस की गई थी उस टाइप की गुड्स उसने नहीं रिसीव की, उस कंडीशन में नहीं रिसीव की, उनकी पैकिंग प्रॉपर नहीं है, तो बायर क्या करेगा? ही विल रिटर्न दैट मर्केंडाइज एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज परचेजेस रिटर्न. सेल्स, अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सेल्स में सेम वे जैसे हमने परचेजेस में किया था, जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं बाय सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज इन विच द बिजनेस इज डीलिंग. बिजनेस में जिस चीज की डीलिंग हो रही है, जिन गुड्स में वो डील करता है, जिन सर्विसेज में वो डील करता है, उसको सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होगी, मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ those goods or services, that will be considered as sales. These are recurring in nature and these occur in normal course of business. Just like purchases, sales may be cash, sales may be on credit basis. Cash भी हम सेल कर सकते हैं और क्रेडिट पे भी हम सेल कर सकते हैं. इसमें सेम बात, जिस मर्केंडाइज में, जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसकी सेल ही कंसीडर होगी. फिक्स्ड एसेट की सेल विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सेल. फर्नीचर सेल कर दिया, ऑफिस का फर्नीचर सेल कर दिया, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सेल. अगर वो डील कर रहा है चेयर्स में, उसने चेयर की कोई सेल की है तो वो कंसीडर करेंगे सेल में. फर्नीचर की सेल जो है वो कंसीडर नहीं होगी एज सेल्स. Sales return, goods that were returned to the seller by a customer. जिस तरह से हमने एग्जाम्पल ली थी कि चेयर्स उसकी डिफेक्टिव निकली तो उसने सप्लायर को रिटर्न कर दी, तो जिसने रिटर्न की उसके लिए क्या हो गया? परचेजेस रिटर्न. जिस पर्सन को रिटर्न की गई दैट इज कंसिडर्ड एज सेल्स रिटर्न. गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर.